हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल भैया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का इंग्लिश का एक चैप्टर द एलिंग प्लैनेट, जिसे लिखा है नानी पालकीवाला ने। और इससे पहले कि तुम लोग चैप्टर का नाम सुनते ही बेड पे लेट जाओ ये सोचते हुए कि आज भैया कहानी सुनाएंगे, तो मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ ये कोई कहानी वानी नहीं है, बल्कि एक आर्टिकल है जो द इंडियन एक्सप्रेस नाम के न्यूज़पेपर में 24 नवंबर 1944 में पब्लिश हुआ था। एंड आई नो यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो अलग अलग चैनल में मुंह मारकर फिर यहाँ पे आए होंगे, तो इसलिए अब थोड़ा सीरियस हो जाओ और नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ। और इस वीडियो में मेंशन कुछ डेट को भी अच्छे से याद कर लेना और नोट डाउन कर लेना, तुम्हारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलो जल्दी से द एलिंग प्लैनेट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इस द एलिंग प्लैनेट चैप्टर को मैं और तुम्हारे ऑथर नानी पालकीवाला मिलकर पढ़ाएंगे। तो चलो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं तुम्हारा ऑथर नानी पालकीवाला। तो ग्रीन मोमेंट इकलौता ऐसा मोमेंट था जिसने पूरे अर्थ को, यानी कि अर्थ के पूरे ह्यूमन रेस को एक साथ यूनाइट किया था। और 1972 में पहली बार न्यूजीलैंड में नेशन वाइड ग्रीन पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। और इस पार्टी के फॉर्मेशन के बाद ग्रीन मोमेंट हमेशा आगे ही बढ़ता चला गया। और इसके बाद दुनिया जो है वो मैकेनिस्टिक व्यू से हॉलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यूज की तरफ बढ़ती गई। मतलब ये कि दुनिया को ये रियलाइज हुआ कि लोगों को उन्हें वांट से ज्यादा उनके नीड्स पे फोकस करना चाहिए और उन्हें अर्थ के इतने ही रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए जो उनके नीड्स को फुलफिल कर सके, ना कि इतना रिसोर्सेज वो यूज करे जितना वो चाहते हैं। जैसे कॉर्पनिकस नाम का एक फिलोसोफर हुआ करता था, उसने ये बताया था कि अर्थ और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसे ही है और हम उनका पार्ट हैं। इसलिए उसने बोला था कि जिस तरह से हम अपने हेल्थ के ऊपर, अपने मेटाबॉलिज्म के ऊपर, अपने लाइफ प्रोसेस के ऊपर ध्यान देते हैं ताकि हम हेल्दी रहें और एक अच्छा जीवन जी पाए, उसी तरह से हमें अर्थ के भी मेटाबॉलिज्म और वाइटल प्रोसेस पे ध्यान रखना चाहिए और हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि अर्थ भी एक हेल्दी लाइफ जिए। जब अर्थ हेल्दी रहेगा, अर्थ साफ सुथरा और क्लीन रहेगा, तभी उस पे रह रहे ह्यूमन बीइंग्स, ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स वो भी एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। अब देखो, मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग को मेटाबॉलिक नीड्स और वाइटल प्रोसेसेस का मतलब समझ में नहीं आया होगा। तो देखो, मेटाबॉलिक नीड्स क्या होता है? जैसे हम ह्यूमंस को, यानी कि हमारे बॉडी के कुछ नीड्स होते हैं, जैसे कि सांस लेना, खाना डाइजेस्ट करना, ब्लड सर्कुलेट करना, वैसे ही जो हमारा अर्थ है ना, उसके भी कुछ मेटाबॉलिक नीड्स होते हैं। और उसी तरह जैसे हम ह्यूमंस के कुछ वाइटल प्रोसेसेस होते हैं जो हमें हेल्दी रहने और ऑर्गन के प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है, वैसे ही अर्थ के भी कुछ वाइटल प्रोसेसेस होते हैं जो अर्थ को हेल्प करता है उसके मेंटेनेंस में। और अगर अर्थ का वाइटल प्रोसेस सही नहीं होगा तो जो अर्थ है ना वो भी अपना डिक्लाइनिंग हेल्थ को दिखाएगा। मतलब इन इजी वर्ड्स, जो अर्थ है ना उसका हेल्थ भी खराब होगा, बिल्कुल हमारे जैसा, बिल्कुल हमारे बॉडी की तरह। और जैसे हम ह्यूमंस के कुछ नीड्स होते हैं उसी तरह से अर्थ के भी कुछ नीड्स होते हैं। यहाँ से नानी पालकीवाला यही बताना चाहते हैं। और इस तरह हमें समझ में आया कि हमें अपने प्लैनेट के प्रति अच्छा बर्ताव रखना चाहिए, हमें अच्छे कदम उठाने चाहिए ताकि हमारा प्लैनेट स्वस्थ रहे, क्योंकि हमारा प्लैनेट एक पेशेंट बन चुका है। हमारा प्लैनेट दिनों दिन बीमार होता जा रहा है हम ह्यूमंस की हरकतों की वजह से। और इसलिए हमारे पूर्वजों ने जो हमें ये गिफ्ट दिया है इस ब्यूटीफुल अर्थ के फॉर्म में, उन्होंने जो हमारे अर्थ को प्रिजर्व करके रखा है इतने दिनों से, हमें उसे बरकरार रखना चाहिए और हमें भी अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए अर्थ के रिसोर्सेज को सेव करके रखना चाहिए, ताकि हमारी जब फ्यूचर जनरेशन आए, जब हमारे बाल बच्चे हों, तो वो भी अर्थ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाए, वो भी इस अर्थ की खूबसूरती का मजा ले पाए। इसलिए हमें अपने नीड्स को पूरा करने के साथ साथ नेचर का भी ध्यान रखना चाहिए और हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हम नेचर को ज्यादा एक्सप्लॉइट ना करें, ताकि हमारा नेचर सेव्ड रहे फ्यूचर जनरेशन के लिए। और इसी चीज को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, ये 1987 में बहुत ही फेमस हुआ था और इस कॉन्सेप्ट को फैलाया गया था वर्ल्ड कमीशन के द्वारा। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जाम्बिया में एक जू है और उस जू के अंदर एक केज है और उस केज के ऊपर लिखा हुआ है वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल। लेकिन जब तुम अंदर जाओगे और केज के अंदर झांक कर देखोगे तब तुम्हें एक मिरर दिखाई देगा और उस मिरर में तुम खुद के रिफ्लेक्शन को देख पाओगे। इसका मतलब ये है कि जो हम इंसान है ना वो जानवरों से भी ज्यादा बड़े वाले, क्योंकि हमने अर्थ के रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है और साथ ही साथ जानवरों के रहने वाली जगह को, यानी कि जंगलों को काटा है और तो और इकोसिस्टम तक को छेड़ा है। थैंक्स टू द गवर्नमेंट एजेंसीज जो दुनिया में अलग अलग देश में अलग अलग तरह के लोगों को जागरूक कर रही हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए हमारे क्या क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये लोगों को बता रही हैं। लेकिन वो सब तो पुरानी बात है, क्योंकि अब हमने अर्थ को डोमिनेट करना बंद कर दिया है और अर्थ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की जगह हमने अर्थ
अर्थ के साथ पार्टनरशिप कर लिया है और अब तो हम अर्थ के साथ मिलकर काम करने लगे हैं। हम अर्थ की रिसोर्सेज को यूज तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अर्थ की हेल्थ पर भी ध्यान दे रहे हैं। देखिए जो हमारा प्लेनेट अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, ये किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है। देखो तुम्हारे बाप दादाओं ने ना खैरात में यहाँ क्लीन एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट छोड़ के नहीं गए हैं। इस अर्थ पे हमारे साथ साथ 1.4 बिलियन और भी स्पीसीज रहती हैं और 1.4 बिलियन स्पीसीज के अलावा और भी ऐसी बहुत सी स्पीसीज हैं जिन्हें हम आज तक डिस्कवर भी नहीं कर पाए, वो भी इस प्लेनेट अर्थ पे रह रही हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस अर्थ को प्रिजर्व करके रखें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करें। जय हिंद। इसके बाद ऑथर बताते हैं कि एक एजेंसी है ब्रांडेड कमीशन करके, जिसके अंदर एक इंडियन मेंबर काम करते हैं जिनका नाम है मिस्टर LK झा। तो इन्होंने एक रिपोर्ट रेस किया था जिसमें इन्होंने लिखा था कि क्या हम हमारे आने वाले जनरेशन के लिए बंजर जमीनें, डेजर्ट, अगली लैंडस्केप और बीमार प्लैनेट छोड़कर जाने वाले हैं। देखो हमारे अर्थ पे ना 4 इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड। इन बायोलॉजिकल सिस्टम से ना सिर्फ हमें फूड ही नहीं मिलता है बल्कि रॉ मटेरियल्स भी मिलते हैं। पर आज के टाइम पे ये फैक्टर्स अब सस्टेनेबल नहीं रहे हैं। अब तो लगता है कि शायद ही हमारी फ्यूचर जनरेशन इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स का प्रॉपर यूज कर पाएगी, क्योंकि हमने इन चीजों का बहुत ही ज्यादा ओवर यूज कर लिया है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे फिशरी इंडस्ट्री अब कोलैप्स कर रही है, क्योंकि रिवर्स पॉल्यूट होते जा रहे हैं, पॉन्ड्स और लेक्स भी बहुत ही ज्यादा नहीं बचे हैं, सब ड्राई होते जा रहे हैं और साथ ही साथ फॉरेस्ट भी गायब होते जा रहे हैं, क्योंकि हम इंसान जो हैं वो अपने डेवलपमेंट के लिए, रोड्स और बिल्डिंग्स बनाने के लिए धीरे धीरे फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं। और जो हमारे ग्रासलैंड्स हैं वो भी अब धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं, वो बंजर जमीन में बदलती जा रही है क्योंकि इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है। तो क्रॉपलैंड्स भी डिटोरिएट होते जा रहे हैं, क्योंकि अब जो फसल उगती है उसमें बहुत ही ज्यादा फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का यूज होता है। इस कारण से क्रॉपलैंड्स भी डिटोरिएट हो रही है और इन सारे कारणों से हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम पे भी बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। और पता है आजकल तो लोग प्रोटीन कॉन्शियस भी हो गए हैं। जो लोग जिम जाते हैं वो लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे। और ये बात ऑथर 1994 में बोल रहे हैं कि आजकल लोग प्रोटीन कॉन्शियस हो गए हैं और तो और लोग ओवर फिशिंग करने लगे हैं। और अब हालत इतनी ज्यादा बुरी हो गई है कि व्हाट गोज इनसाइड द पॉट इज चीपर देन व्हाट गोज अंडर द पॉट। इन सिंपल वर्ड्स, जो फायरवुड है ना वो अब पॉट के अंदर बन रहे खाना से भी ज्यादा महंगा हो चुका है। और ये सब बातें हमारे जो ऑथर है नानी पालकीवाला है वो 1994 में कर रहे हैं। देखो जो डॉक्टर मेयर्स थे ना, उनका ये मानना था कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है हमारे अर्थ पे वो इवोल्यूशन के पावर हाउस है। मतलब उन फॉरेस्ट में रह रहे जितनी भी स्पीसीज हैं उन्हीं का आगे चल के इवोल्यूशन होता है और वो एक बेटर स्पीसीज में कन्वर्ट होती है, जिनसे ओवरऑल हमारे प्लेनेट का इवोल्यूशन होता है। पर आज के टाइम पे जिस रेट से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिस तरह से फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, अगर इसी रेट से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कम होते गए तो बहुत सी स्पीसीज बेघर हो जाएंगी और उनका इवोल्यूशन का प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाएगा। और आज के टाइम पे हर साल 40 से 50 एकड़ ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं और इसी स्पीड से अगर डिफॉरेस्टेशन होते रहा तो हमारे सारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एक दिन डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसी डिफॉरेस्टेशन के कारण आज के टाइम पे हमें काउ डंग का यूज करना पड़ता है ताकि सॉइल में फर्टिलिटी गेन हो सके और उसमें हम पेड़ पौधे उगा पाए, क्योंकि जो नेचुरल फर्टिलिटी रीगेन करने का प्रोसेस हुआ करता था सॉइल में, पहले जब फॉरेस्ट में जानवर हुआ करते थे तो उनके कारण सॉइल की फर्टिलिटी ऑटोमेटिकली गेन हो जाती थी। पर अब हमें एक्सटर्नल खाद का यूज करना पड़ रहा है सॉइल में फर्टिलिटी डालने के लिए। और इन सभी चीजों का कारण एक ही है कि हमारे अर्थ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं और हमें एफर्ट्स डालना है ताकि हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को सेव कर पाए। और पता है 1994 में तो वर्ल्ड बैंक का ये मानना था कि हमें फॉरेस्ट प्लांटेशन को 5 गुना से बढ़ा देना चाहिए, तब हम जाकर ईयर 2000 में अपने फायरवुड रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएंगे। और जेम्स स्मिथ जो कि प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के, उनके अकॉर्डिंग हम हर सेकंड 1.5 एकर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड को खोते जा रहे हैं। इवन की आर्टिकल 48A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। बेसिकली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए लॉज तो हैं, लेकिन इन लॉज को फॉलो कौन करेगा, क्योंकि हम तो ठहरे गवार। हमारे यहाँ तो कुछ और ही सिस्टम चलता है और हमारी गवर्नमेंट भी कुछ खास स्ट्रिक्ट एक्शन लेती नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो कास्टिज्म, बॉन्डेड लेबर, अनटचेबिलिटी पर भी बहुत सारे लॉज हैं, लेकिन फॉलो कौन करता है, क्योंकि एज यूजुअल हमारे यहाँ तो कुछ और ही सिस्टम चलता है। एक रिपोर्ट में तो ये तक मेंशन्ड है कि इंडिया में हर साल 3.7 मिलियन एकर्स ऑफ फॉरेस्ट गायब होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने जिन एरियाज को फॉरेस्ट लैंड घोषित किया था ये बोल करके कि अब इन लैंड्स पर कोई भी एक्टिविटी नहीं की जाएगी क्योंकि ये लैंड प्रिजर्व्ड है, क्योंकि इस पे फॉरेस्ट और हमें इन्हें सेव करना है, वैसे लैंड भी अब ट्रीलेस हो चुके हैं, वहां कोई भी पेड़ पौधा नहीं बचा है।
गवर्नमेंट ने जितना आंकड़ा हमें बताया था, हम उसका 8 गुना ज्यादा फॉरेस्ट ऑलरेडी लूज कर चुके हैं। और पता है, जब यूनाइटेड नेशन ने सैटेलाइट से अर्थ को 3 साल के लिए ऑब्जर्व करा, तब पता चला कि अर्थ की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है ना, स्पेशली 88 कंट्रीज में, वो बहुत ज्यादा बुरी है। और जो अर्थ का कंडीशन है वो बहुत ज्यादा सीरियस होते जा रहा है, बहुत ज्यादा अलार्मिंग होते जा रहा है। हमारी सोसाइटी का बर्बाद होने का एक और कारण है, वो है ओवर पॉपुलेशन। 1800s में जहां हमारे प्लैनेट की पॉपुलेशन 1 बिलियन थी, वहीं 1900 आते आते हमारे प्लैनेट की पॉपुलेशन 2 बिलियन हो गई। मतलब ये कि 1800 तक, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हमें 1 बिलियन पॉपुलेशन तक पहुंचने के लिए, और वहीं सिर्फ 100 साल लगे 2 बिलियन पॉपुलेशन तक पहुंचने में। और वहीं 20th सेंचुरी आते आते हमारे अर्थ का पॉपुलेशन टोटल 3.7 बिलियन हो चुका था। और अभी के टाइम यानी कि 1994 में हालत तो ये है कि हर 4 मिनट में 1 मिलियन बच्चे पैदा हो रहे हैं। और इसे देखो, ये 2024 में भी वर्जिन बैठा हुआ है। ये तो हम अपने आप को तो देखो, इसलिए लोगों को एडुकेट करना चाहिए ताकि वो अपने इनकम पर, हेल्थ पर और एजुकेशन पर ध्यान दे और बच्चे कम पैदा करें। लेकिन कुछ लोगों से कहां कंट्रोल होगी। खैर, अगर हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया तो डेवलपमेंट नहीं होगा, और जो अमीर है ना वो तो और अमीर होते जाएंगे, लेकिन जो गरीब है उनका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। लेकिन देखो, ह्यूमंस के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम उनके साथ भेड़ बकरियों जैसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, हम AK-47 लेके रोड पर पॉपुलेशन कंट्रोल करने तो नहीं निकल जाएंगे। हाँ, लेकिन हम लोगों को फोर्सफुली फैमिली प्लानिंग के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास बस 2 ही ऑप्शन रह गया है। पहला ऑप्शन, या तो अब हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, और दूसरा ऑप्शन जो कि है पॉवर्टी, मतलब कि जो गरीबी है ना, वो ह्यूमन सोसाइटी को बर्बाद कर देगी। क्योंकि गरीब लोग ज्यादा बच्चे तो पैदा कर देते हैं, लेकिन फिर उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए उनके पास कुछ नहीं रहता है, और इसलिए इस दुनिया में सिर्फ गरीबों की संख्या ही बढ़ते चली जाती है। और दूसरी ही तरफ जो अमीर लोग होते हैं वो तो एडुकेटेड होते हैं, और वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे पाते हैं। इसलिए कहा गया है ना कि जो अमीर होते हैं वो और अमीर होते जाते हैं, और वही जो गरीब होते हैं वो और गरीब होते जाते हैं। आज 1994 में इंडिया की पॉपुलेशन 920 मिलियन है, जो कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन को अगर हम कंबाइन कर दे तो उससे भी ज्यादा। और अगर हमने आज पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया तो लोग अपने झोपड़ियों में भूखमरी के कारण मर जाएंगे। और ये जो ओवर पॉपुलेशन होने का जो प्रॉब्लम है ना, ये लोगों को जनरेशंस पहले ही, बहुत सालों पहले ही पता चल चुका था। उसके बाद भी लोगों ने इसे कंट्रोल नहीं किया और उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला। पर अब समय आ चुका है कि हम अर्थ को हॉलिस्टिक व्यू से देखें, मतलब कि हम ये भी समझे कि अर्थ की भी क्या क्या जरूरतें हैं। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सिर्फ आज की दिक्कत नहीं है, बल्कि हमारे फ्यूचर के लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन है। अब समय आ चुका है कि हम रिस्पॉन्सिबल बने और अर्थ का ख्याल रखें, क्योंकि अगर हमने अर्थ का, हमारे इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखा तो अभी तक हमने अर्थ की जितनी ली है ना, अर्थ उन सारे का हिसाब मिलाकर हमारी दोगुनी लेगा। अब देखो, हमने तो इंडस्ट्री का बात ही नहीं करा। इंडस्ट्रीज ही तो होते हैं जो सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं और हमारे एनवायरनमेंट से सबसे ज्यादा रिसोर्सेज का यूज लेते हैं। हालांकि एक कंपनी था जिस कंपनी का नाम है DU Point, जिनके चेयरमैन थे मिस्टर एडगर। इन्होंने एक बार कहा था कि वो कंपनी के CEO नहीं है, बल्कि वो कंपनी के चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर है। मतलब वो CEO तो नहीं है, लेकिन वो CEO है। और इन्होंने कंपनी के साथ साथ इन्वायरमेंट का भी उतना ही ख्याल रखा था। इन्होंने इतना ही रॉ मटेरियल्स का यूज करा था जितना इनको जरूरत थी। फिर ऑथर नानी पालकीवाला ये बोलते हैं कि काश दुनिया के सारे बिजनेसमैन इनके तरह ही होते, और उनकी सोच भी बिल्कुल इनसे मिलती जुलती। मार्गरेट थैचर, जो कि एक प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने बहुत ही फिलिशियस वर्ड्स का यूज किया है, यानी कि बहुत ही वेल चूजन वर्ड्स का यूज किया है। और इन्होंने ये बोला है कि नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेसी विथ अ फुल रिपेयरिंग लीज। इसका मतलब यह है कि अर्थ पे रह रहा कोई भी इंसान या फिर उसकी फैमिली इस अर्थ के ओनर नहीं है। हम सारे इस अर्थ पे रह रहे किराएदार हैं। इस अर्थ पे जो हमें लैंड मिला है, हमें जो रहने का जगह मिला है, ये जो हमें एनवायरनमेंट मिला है, इसे हमें अर्थ ने लीज पर यानी कि किराए पर दिया है। और इसे छोड़कर जाने से पहले हमें इसे रिपेयर करके हमारे फ्यूचर जनरेशन को पास ऑन करना है। और पता है, बिल्कुल वैसे ही मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने बहुत तगड़ी बात कही थी कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। इन शॉर्ट, ये अर्थ हमारे बाप दादाओं की तो नहीं है, लेकिन हाँ, हम हमारे आने वाले बच्चों से छीन जरूर रहे हैं। और इस तरह से ये जो तुम्हारा चैप्टर है द एलिंग प्लैनेट, वो खत्म होता है। आई होप से तुम्हें एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और तुम्हें सब कुछ समझ में भी आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।